हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि जनवरी 2024 में हुआ था, और उसके हिंदी के हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने ये जो पेपर है इसकी CDP डिस्कस कर ली है, EVS डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हमने CDP, EVS, मैथ्स पेडागोजी को डिस्कस कर लिया है। आज हम हिंदी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरे 30 क्वेश्चंस को। बाकी अब तक जो वीडियोस आई हैं वो आपको सीटेट नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ पर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। एक दिन हम सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहे हैं और एक दिन DSSB के जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आया जा रहा है। तो अगर आपका ऑलरेडी सीटेट क्लियर है, आपने DSSB फिल किया है, तो आप वो सेशंस भी फॉलो कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आ जाता है वो गद्यांश पैराग्राफ से रिलेटेड आ जाता है। तो उसके लिए हमें पैराग्राफ को पढ़ना होगा। तो पढ़ लेते हैं कि पैराग्राफ क्या है। शुरू करते हैं आज का सेशन। आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि, विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। कुल मिला के आपका ये जो हो गया गद्यांश है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो पहला सवाल है कि आंतरिक स्वच्छता से संबंध किसका नहीं है, है ना। क्वेश्चन है कि आंतरिक स्वच्छता संबंध नहीं है। तो आंतरिक स्वच्छता में इन्होंने देखा, आंतरिक जो स्वच्छता होती है, हमारा मन होता है, उसमें निर्मल विचार होते हैं, शांति और प्रेम। लेकिन जो शिक्षा है वो यहाँ पर बाह्य स्वच्छता का अंग बताया गया है। तो शिक्षा हो गई बाह्य स्वच्छता में, तो आंतरिक स्वच्छता कौन सी नहीं है? शिक्षा। तो 91 का आपका 4th ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से सवाल हो जाते हैं, पैराग्राफ वाले आसान होते हैं। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बुनियादी आवश्यकता क्या है ये पूछा है। तो पहली ही लाइन में इसका आंसर है आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता, यानी कि अंदर और बाहर दोनों में स्वच्छता और निर्मलता ये बुनियादी आवश्यकता है। तो 3rd ऑप्शन जो है वो सही है ना, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। तो 3rd ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। ये एक सेंटेंस इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो इसका अर्थ पूछा है कि इसका मतलब क्या है कि बाह्य जो स्वच्छता होती है उसका आधार आंतरिक स्वच्छता ही होता है। ठीक है, तो 2nd ऑप्शन पढ़िएगा, भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। इसका मतलब ये है, मूल आधार यही तो है कि बाहरी स्वच्छता का आधार अंदर की स्वच्छता ही होती है। दैट मीन्स कि भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित होती है। आ जाते हैं 94th क्वेश्चन पर आपके। ठीक है, 94 आपका कहता है कि विधान में इक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा। अब ये प्रत्यय से सवाल आपका आ गया, इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो विधान में इक प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के, कोई पर्टिकुलर शब्द है उसके जो बाद में हम लगाते हैं वो प्रत्यय, और शब्द के पहले जो लगाते हैं वो होता है उपसर्ग। तो प्रत्यय की बात यहाँ पर हो रही है। तो 94 का 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जब विधान में आप इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो विधान प्लस इक आपका वैधानिक हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, विधान में एक जोड़ के वैधानिक बन जाएगा। 94 का 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 95 देख लेते हैं। निम्न में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? इनमें से 3 तो ऐसे होंगे जो एक विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, लेकिन एक ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इनमें ये पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो 95 का 3rd इसमें नहीं होगा, शिक्षा और पर्यावरण। शिक्षा और पर्यावरण, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत होगा। जबकि अगर हम देखें तो बाह्य एक विशेषण है और स्वच्छता विशेष्य है, बुनियादी विशेषण है और आवश्यकता विशेष्य है, वैसे ही जन्मजात गुण। लेकिन शिक्षा और पर्यावरण यहाँ पर ये पेयर सही नहीं होगा।
ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है, यानी इन चारों में तीन कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं और एक कोई भिन्न होगा। तो 96 का आपका फोर्थ जो है वो इनसे अलग भिन्न शब्द हो जाएगा, स्वच्छता, निर्मलता और सम्मान। ठीक है, ये एक समूह में आते हैं, जबकि जो स्वच्छ है ना, स्वच्छता किसी चीज़ की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, विशेषण है, वैसे ही निर्मलता, वैसे ही सम्मान। तो 96 का फोर्थ जो है वो समूह से भिन्न शब्द स्वच्छ हो जाएगा। अगला सवाल है, आंतरिक स्वच्छता का क्या मतलब है। आंतरिक स्वच्छता जो एक शब्द दिया है यहाँ पर, उसका मतलब क्या है। तो 97 का सेकेंड ऑप्शन देखना, आंतरिक रूप से आपको स्वच्छ रहना है, इसके मतलब ये है कि मन के बुरे भावों को दूर करना। ठीक है, जब मन से बुरे भाव दूर होंगे तभी तो मन स्वच्छ रहेगा। और आंतरिक यानी कि मन की बात हो रही है, तो आंतरिक स्वच्छता का क्या मतलब है, मन के बुरे भावों को दूर करना। अगले सवाल पर आ जाते हैं, बुनियादी में क्या प्रत्यय है। प्रत्यय जो इनके बाद में दी है, यादी है, ई है या छोटा ई है। तो 98 का थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो सही हो जाएगा। बुनियादी में बड़ी ई जो होगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। आखिरी सवाल है इससे, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विचारों और भावों की पवित्रता। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू पैसेज हम बता रहे हैं, विचारों की जो है विचारों की और भावों की पवित्रता। अब हमारे पास एक काव्य है, एक कविता है, उसके आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 5 प्रश्न यहाँ पर होंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का आपको चयन करना है। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो स्वतंत्रता आज़ादी पर यहाँ पर बात हो रही है। और अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछे गए हैं। पहला सवाल है, कविता में किस छल की बात की गई है। ठीक है, कविता में किस छल की बात की गई है। तो व्यापारीपन हमें गुलाम बनाया, इसी तो छल की बात की जा रही है। आए थे व्यापारी बनकर और यहाँ पर राज करने लगे और उल्टा हमें ही गुलाम बना लिया, तो ये छल किया गया। तो 100 का पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। 101 का, तो नीति शब्द में ध्यान से सुनिएगा, नीति शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। ता का नहीं किया जा सकता, ई का भी नहीं और ईय का भी नहीं। नीति शब्द में आप एक प्रत्यय यूज़ कर सकते हो, नीति के बाद एक प्रत्यय यूज़ कर सकते हो तो कोई मीनिंगफुल शब्द बन पाएगा। तो 101 का थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, स्वाभिमान का संधि विच्छेद बताइए। अब इन्होंने काव्य या गद्यांशों के बीच में ही आपसे ग्रामर वाले सवाल भी पूछ लिए हैं, व्याकरण वाले। तो स्वाभिमान एक वैसे भी कॉमन शब्द है, इसका जो संधि विच्छेद होगा फोर्थ ऑप्शन देखिए। ठीक है, 104 का आपका हो जाए 102 का आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, स्वाभिमान, स्व प्लस अभिमान। स्वाभिमान का हो जाएगा स्व प्लस अभिमान, स्वाभिमान। ठीक है, स्व प्लस अभिमान इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला सवाल है, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित यानी कि होता है, झलकता है कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगा। वीर शहीदों के बलिदान से, कीमत बड़ी चुकाई, लंबी चली लड़ाई, गौरव पाया अपने अभिमान से। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं लंबी चली लड़ाई थी, इससे तो पता चल रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हम एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, लंबा समय लगा था। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 104 पर, देश की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो 104 का सेकेंड ऑप्शन कर अपने जीवन की आहुति दी, है ना। देश की स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 105, आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है। आज़ादी मिलने का श्रेय वीरों के बलिदान को दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 5 सवाल हो जाते हैं। अब अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर
पेडागोजी के क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे। तो पहला सवाल अगला 106 नंबर का, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वाक्य है कि बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं। बच्चों द्वारा शिशु गीत या फिर जो गीत होते हैं वो अलापना किसका तरीका है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछा है। तो 106 का आपका यहाँ पर हो जाएगा, 106 का आपका होगा ऑप्शन नंबर 2B और 4B। 2 और 4 दोनों सीटेट ने इसके आंसर दिए हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है कि बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं। तो शब्द और वाक्य रचना को कंठस्थ करने के भी नहीं है और अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के भी नहीं है, जबकि शब्दावली को समृद्ध करने के हैं और उच्चारण का अभ्यास करने के हैं। तो यहाँ पर जो सही नहीं है इस वाक्य के संदर्भ में, जो सही नहीं है वो दूसरा और चौथा ऑप्शन है, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। कि प्राइमरी लेवल पर लाइब्रेरी का यूज़ किया जाए उसके बारे में सही नहीं होगा। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का स्वस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। देखो, पुस्तकालय में सस्वर पठन नहीं हो सकता। पुस्तकालय लाइब्रेरी में तो साइलेंस होता है, एक अगर सारे स्वस्वर पठन करने लगे तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इसको एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि स्वस्वर पाठन करना चाहिए। नहीं, क्योंकि गलत पूछा था ना, कौन सा सही नहीं है पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में। तो फोर्थ इसका जो होगा वो सही नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला सवाल 108, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए। अच्छा सवाल है। तो 108 का आपका थर्ड ऑप्शन देखिएगा, डिकोडिंग और भाषा के अवबोधन में। अगर आपको लिटरेसी यानी कि साक्षरता को एक्वायर करना है, अर्जित करना है, तो उसके लिए डिकोडिंग कि सामने वाला क्या कह रहा है उसको समझना, उसकी भाषा को, और भाषा का अवबोधन करना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो याद रखना, भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिकोड करना और भाषा का अवबोधन करना, ये किसी साक्षरता अर्जित करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगला है 109, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं होगा। तो 109 का फोर्थ ऑप्शन सही नहीं होगा। व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सिखाना, रटने के, रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, कंठस्थ करना, ये आप कहीं पर भी अलाउ नहीं करते, ये कहीं पर भी सही ऑप्शन नहीं होगा। तो कभी भी आप नियम याद करने को, कंठस्थ करने को नहीं भूलोगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं होना चाहिए, नहीं पूछा था। अगले सवाल पर आते हैं। 110, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। कौन इनमें से साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच रिलेशन यानी कि संबंध पर बल देता है। तो फोर्थ देखिएगा, ध्वनि विज्ञान निर्देश। यहाँ पर पेडागोजी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी आसान है करके कहीं आप क्वेश्चंस गलत ना कर लें, तो अच्छे से क्वेश्चंस को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका व्याकरण था, आपके एक पोइट्री कविता थी, काव्य से और एक गद्य से सवाल थे, वे इजी थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी अच्छे लेवल की पेडागोजी पूछी गई है। तो फिर से इस क्वेश्चन को देखो, कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षर और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। तो वो है ध्वनि विज्ञान निर्देश। ध्वनि विज्ञान निर्देश जो है वो अक्षर और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। अगला सवाल आपके सामने है 111, कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, क्या तुम
दौड़ सकते हो, इस तरह के सवाल पूछने को कहा। तो ये एक्टिविटी किस प्रकार किस लिए है, ये पूछा है प्रश्न। तो 111 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये मौखिक प्रवाहाभ्यास के लिए है ना, वर्बल फ्लो प्रैक्टिस है ये। वर्बली बच्चे एक प्रैक्टिस कर सके, बोलने का उनमें फ्लो आए, उसके लिए। ठीक है, कि सकना शब्द के बताओ क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, कहाँ क्या वाक्य बनाओ, क्या तुम तैर सकते हो, क्या तुम दौड़ सकते हो, क्या तुम डांस कर सकते, इस तरह से है ना, कुछ भी आप सकने वाले, जिससे बच्चों की मौखिक प्रवाहाभ्यास हो जाए। अगला सवाल है 112, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। पुस्तकों का जब बच्चों के लिए चयन करते हैं तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उस टाइम प्रश्न कौन सा होना चाहिए। ठीक है, और जो टीचर है वो पठन कोना सृजित करना चाहती हैं कक्षा में। तो 112 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, है ना। जब पुस्तकों का चयन कर रहे हो तो आपको देखना है कि जिन्होंने वो बुक लिखी है क्या वो लेखक जाने माने हैं और बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो बाल साहित्य के भी माननीय लेखक हों। तो ये पहला जो उत्तर है इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगले पे देख लेते हैं क्या है। कौन सी विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्यों से संबंधित है। भाषा प्रयोग की बात चल रही है, वो भी जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में। तो उसमें से मुख्य लक्ष्य से रिलेटेड कौन है, तो वो है संप्रेषणात्मक उपागम। बिल्कुल, कम्युनिकेशन जो आपके मेथड से टेक्निक्स होती हैं वो आपकी रियल लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। लैंग्वेज में जब आप लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो संप्रेषण उपागम की यहाँ पर बात इसलिए की गई है। अगला सवाल है, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। तो ऐसा क्यों टीचर ने किया, इसका उद्देश्य क्या है। तो 114 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित उनमें हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जांच करने के कौशल उनमें विकसित होंगे। ठीक, सिंपल सा सवाल था। अगला है 115, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं जब। तो 115 का दूसरा ऑप्शन पढ़िए, जब वे अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं और अपने हाथों का एक्टिवली यूज़ करते हैं। जो बुनियादी जो बेसिक आपके स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिक लेवल के, वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व तब होते हैं, तब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन करवाया जाए, सक्रिय रूप से वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यानी कि इंद्रियों का यूज़ करें, आँखों का, कानों का, इस तरह से। तो सबसे बच्चा इन्वॉल्व होकर तभी पढ़ता है या सीखता है। अगला सवाल है 116, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले, ठीक है, 5 की एक विद्यार्थी कह रही है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से भी जांचती हूँ। बच्चे ने ये बोला, ठीक है, कि मैंने अपना जो काम किया है टीचर से चेक कराने से पहले फिर से उसको मैं चेक करती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है, कौन से लेवल पर है। तो 116 का थर्ड ऑप्शन पढ़िए जो कि सही उत्तर होगा। इसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग, अंतिम रूप से जांचना। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। टीचर्स या फिर कोई भी ऑथर्स, राइटर्स, लेखक अपनी बुक लॉन्च करते हैं या है ना कोई भी चीज़ बनाते हैं, लिखते हैं, उसको फिर से पूरा लिख जाने के बाद फिर से चेक करते हैं, उसको प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। तो ये उसी की बात हो रही है। अगला सवाल 117, कौन सी विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी कि जो उनकी मदर टंग है, मातृभाषा है, उसका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। कौन सी विधि उनको अपनी मातृभाषा यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है कक्षा में। तो 117 का थर्ड, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड उसको प्रोत्साहित नहीं करेगा। ठीक है, अपनी मातृभाषा यूज़ करने के लिए डायरेक्ट मेथड जो होता है, प्रत्यक्ष विधि जो होती है, वो मोटिवेट नहीं करेगी। इसमें आपकी प्राकृतिक उपागम, नेचुरल टेक्निक्स जो होंगी, संप्रेषणात्मक उपागम, श्रव्य भाषिक, ये सब इन्वॉल्व होंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष विधि नहीं करेगी। अगला सवाल है 118, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। कक्षा 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड
टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि TLM के चयन के लिए सही नहीं है। कौन सा स्टैंडर्ड आप सेट नहीं कर सकते TLM के चूज़ करने के लिए, चयन के लिए? तो 118 का आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है इस प्रश्न का। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई हो और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी आप मानदंड सेट नहीं करेंगे कि वो सिर्फ बच्चों द्वारा ही सामग्री बनाई जाए TLM, है ना, और फिसलन बचाने के लिए कुछ खुरदरी हो। तो इस तरह की आप मानदंड सेट नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन ठीक हैं। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के लिए आकर्षक और सुरक्षित हो और ऐसी हो जो बच्चों को क्यूरोसिटी बच्चों में आए, खोजबीन और प्रयोग करने के अवसर दे, और जो चयनित सामग्री है वो स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे उन्हें आसानी से बदला भी जा सके। तीनों एक सही है, लेकिन गलत वाला पूछा था तो फोर्थ ऑप्शन वो सही उत्तर हो जाएगा। 119 देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे बनाया जा सकता है? तो 119 का आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, है ना। आपने हर बच्चे को पार्टिसिपेशन करना है, उनको सपोर्ट करना है उसमें, तो उसके लिए विकास के अलग अलग आयामों से, अलग अलग डायमेंशन से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन आप करवाएं तो उनके लिए बहुत बेटर रहता है, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी एक ही मानदंड स्टैंडर्ड को सेट करें, विभिन्न आयामों को इंक्लूड करेंगे। अगला सवाल है और लास्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का सिद्धांत नहीं है। तो 120 का आपका थर्ड जो मूर्त सिद्धांत है वो नहीं होगा, जबकि पाठ्यचर्या सिद्धांत इसमें हो सकता है, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत हो सकता है, तकनीकी सिद्धांत हो सकता है। तो यहाँ पर आपके जो है 30 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो फिनिश होते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये सिद्धांत जो है बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना में हो सकते हैं, वो पाठ्यचर्या सिद्धांत है, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत है और तकनीकी सिद्धांत है। मूर्त सिद्धांत उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं और मैंने आपको बताया है ये लगभग हमारा इसमें सिर्फ इंग्लिश रह जाता है हमारा और मैथ्स का कंटेंट वाला, तो वो मैंने आपको उसमें मैथ्स में पेडागोजी करवा दी है। देखते हैं अगर आप बोलोगे तो इंग्लिश भी ले आएंगे, अदरवाइज़ फिर और पेपर जो प्रीवियस ईयर में हैं उनकी CDP EVS, क्योंकि CDP और EVS के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादा आप उनको प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसलिए मैं भी ये सोच रही हूँ कि आपको CDP EVS हुआ और मैथ्स के खासकर पेडागोजी के क्वेश्चंस की डिमांड होती है। और पेपर 2 के भी हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, चाहे वो साइंस पेडागोजी हो या SST हो, ठीक है, वो सारे आपको सेशंस मिल जाएंगे। बाकी अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि ये वाला आप जो है टॉपिक करवा दीजिए या ये वाले प्रीवियस ईयर करा दीजिए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, जो पहले वीडियोस आ चुकी हैं सीटेट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, एंड तक आप वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दें और आगे वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ज़्यादा समय आपके एग्ज़ाम में भी नहीं है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है और इसी तरह हम मिलते रहेंगे ऑल्टरनेट डेज़ पर सीटेट के लिए और ऑल्टरनेट डेज़ पर DSSS के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।